बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से लेके 6 पार्ट तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में क्वेश्चन 3 के हम रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने के लिए ना राइट हैंड साइड पे देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB C। अच्छा, इसकी इक्वल आपने लेके आना है, लेकिन उससे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC किसकी इक्वल होता है। ये आपने मैट्रिक में आपकी नज़रों के आगे से लाजमी गुजरा होगा, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि पिछले लेक्चर में जो स्टेप्स मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए, मैं इनमें भी वही इस्तेमाल करूं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़रा अच्छी हो जाए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको मैं इधर मेंशन करता हूं। आपको पता है ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या रहेगा, सेम। अब उसकी रीजन भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका जरा ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लो, ये क्या बनेगा, यहां पे ए बी सी। आप नहीं भी इस तरह करते ना तो क्वेश्चन आपका फिर भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो स्टेप्स मैंने पिछली लेक्चर में इस्तेमाल किए थे वही मैं यहाँ पे भी आपके लिए इस्तेमाल करूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़रा आपकी ग्रिप हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमने पहली रो को कॉलम में लिख लिया, अब अगली रो को कॉलम में लिखते हैं, बी प्लस सी, नेक्स्ट सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब आखिरी रो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। मैंने सिंपल क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। इससे ये होगा, अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करूं तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर बन गया तो आपके पास राइट हैंड साइड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है। हालांकि मैं चाहता तो रो 1 और रो 2 को ऐड भी कर सकता था, लेकिन आगे जो है इससे अगला जो स्टेप मैं करूंगा ना उसके लिए फिर मुझे यही काम करना पड़ना था, तो पहले ही मैंने इसका ट्रांसपोज लेके लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें जो स्टेप अप्लाई करने लगे, अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करूं, कॉलम 1 को और कॉलम 2 को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग C1, और इसका आइडिया मुझे कहां से आया, राइट हैंड साइड को देख के, अप्लाइंग C1 प्लस C2। क्लियर होगी बात, इसका मतलब है कॉलम 1 में ऐड कर देना है कॉलम 2, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, कॉलम 1 में चेंज आएगा, जो पहले लिखा जाता है चेंज उस रो या उस कॉलम में आता है। तो ये आपके पास क्या है, ये C1 है, आपको पता है ये C1 है, ये आपके पास C2 है और ये आपके पास C3 है। तो करते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये इसको भी मैं अरेंज करके लिख देता हूं, हालांकि बी प्लस सी प्लस ए बनेगा, लेकिन हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे भी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो बाकी एज इट इज लिख लो, सी प्लस ए और ए प्लस बी। नेक्स्ट यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब आप जरा गौर करें, कॉमन किस में से निकल रहा है, कॉलम 1 में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है ना। तो आप देखो राइट हैंड साइड को हमने देख लिया था, तो उसको देख के हमें आइडिया मिल गया था कि हमें ए प्लस बी प्लस सी बनाना है। तो टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 में से हम कॉमन निकालने लगे हैं, तो यहां पे बेटा क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ गया, और यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 1 1 और यहां पे भी 1, बी प्लस सी
सी प्लस ए प्लस बी, और ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्या कहा था, अगर आपको 1 1 किसी भी रो या कॉलम में नजर आ जाए 1 1 1, पहले को छोड़ देना है और बाकियों को 0 कर लेना है। अगर वो 1 1 1 कॉलम में होगा तो ऑपरेशन रो वाइज, अगर 1 1 1 रो में होगा तो ऑपरेशन आपने क्या करना है, कॉलम वाइज। तो जरा गौर करो, 1 1 1 जो है इस वक्त कॉलम में है तो ऑपरेशन क्या करेंगे, रो वाइज। इसको आपने 0 कर लेना है और इसको आपने क्या करना है, 0। अब ये 0 कैसे होंगे, पूरी R2 पे और R3 पे ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो मैं करने लगूं अप्लाइंग R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। और ये मैक्सिमम जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हमने यही कुछ किया था। इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनमें भी वही तकरीबन स्टेप्स करूं जिनसे ये क्वेश्चन आपको आराम से बड़े समय लग जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी। अब बेटा इधर देखना है, R1 को दूसरी तरह हमने लिख लेना है, तो 1 बी प्लस सी और ए प्लस बी। ओके हो गया। हमने ऑपरेशन क्या किया, R2 माइनस R1 किया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1, ये 0 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, इसको मैं रफ साइड पे कर दूं या आपकी आसानी के लिए ना मैं काम करता हूं, मैं इधर ही लिखूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। ए प्लस बी, ये अभी इधर ही आ गया, ठीक है। अच्छा जी, R2 माइनस R1 किया हमने, तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, नेक्स्ट बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ये ले, रफ में करने की बजाय मैंने इधर ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। और R3 माइनस R1, 1 माइनस 1, ये तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, नेक्स्ट सी प्लस ए माइनस ए और माइनस बी। अब देखते हैं इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ठीक है। कैंसिल आपके पास क्या क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्लस बी माइनस बी प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बच गया ना उसको मैं इधर ही लिखने लगा। रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट था इधर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे जो जो बच गया ना वो आपने लिख लेना है 1, नेक्स्ट बी प्लस सी और इधर ए प्लस बी। उसके बाद यहां पे 0 और यहां पे बच गया ए माइनस बी। यहां पे रिजल्ट क्या आ गया, ए माइनस बी, और नेक्स्ट क्या बच गया, सी माइनस ए। क्लियर। नेक्स्ट क्या बच गया, 0 और ए माइनस सी और सी माइनस बी। ये आपके पास रिजल्ट यहां पे बच गया कैंसिल होने के बाद। क्लियर यहां तक। अब ना इससे अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूं ना यहाँ पे इसको पहले कॉलम से एक्सपेंड भी कर सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन ना मैं उसी तरह इसकी ट्रायंगुलर फॉर्म बनाना चाहूंगा। ट्रायंगुलर फॉर्म में ना आपको पता है ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल में इधर 1 है, इधर ए माइनस बी और ये सी माइनस बी है। इधर आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी जगह पे अगर ये 0 आ जाए ना तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी। अब एक काम करते हैं, इसको 0 बनाना ना, अगर आप आसानी से 0 बनाना चाहते हो ना तो आप एक तो इस जगह पे 1 ले आओ, क्लियर, और इधर ए माइनस सी की जगह पे भी 1 ले आओ, तो वो कोई मसला नहीं है, हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड ए माइनस सी फ्रॉम R2 एंड R3। मैं ये रिपीट कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों करने लगा हूं, देखो अगर मैं इसकी ट्रायंगुलर फॉर्म बनाना चाहूं तो ए माइनस सी की जगह मुझे 0 चाहिए। अब इधर 0 बनाने के लिए ना
सबसे आसान हल यह कि a माइनस बी की जगह पे भी 1 होना चाहिए और a माइनस सी की भी जगह 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, R2 में से a माइनस बी कॉमन ले लिया और R3 में से a माइनस सी कॉमन ले लिया। वजह क्या है, ताकि उधर 1 1 आ जाएगा। क्लियर, 1 1 आ जाएगा तो उसको जीरो बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी ये उसी तरह। और आपको पता है जब आप कॉमन लेते हो तो वो वैल्यू जिस जगह पे मौजूद नहीं होती उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। ये तो a माइनस बी जो कॉमन लिया, नेक्स्ट a माइनस सी कॉमन लिया, ये तो मैंने बाहर लिख लिया। क्लियर यहां तक। अब हम करने क्या लगे हैं, हमने कॉमन लिया R1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1b प्लस सी और a प्लस बी। आपको पता है जब आप कॉमन लेते हो वो वैल्यू वहां पे मौजूद ना हो तो उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो जीरो है, जीरो इधर तो कुछ भी कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जीरो ही रहेगा। अब a माइनस बी आपने R2 में से कॉमन लिया, यहां पे 1 आ चुका है जो आपको 1 चाहिए। नेक्स्ट c माइनस ए है, आपने R2 में से a माइनस बी कॉमन लिया तो a माइनस बी इधर था ही नहीं, तो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा मैथ है। जब आप कॉमन निकालते हो वो वैल्यू मौजूद ना हो तो मल्टीप्लाई में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाती है। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई होगा कहाँ पे, R3 पे। R3 में से हमने a माइनस सी कॉमन लिया, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे a माइनस सी था तो 1 आ गया, यहाँ पे a माइनस सी नहीं था तो c माइनस बी के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस सी। क्लियर होगी बात। अब देखो हम इसको ना ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ मुझे यहां पे क्या चाहिए, जीरो। ऐसा ही है, ये जैसे ही जीरो बनेगा ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी और उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, तो आइए आप इसको लिखते हैं। ये आपके पास क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। नेक्स्ट a माइनस बी, a माइनस सी, ये उसी तरह। क्लियर। अब ऑपरेशन क्या करने लगा हूं मैं, क्योंकि मुझे इधर जीरो चाहिए, R3 माइनस R2 करने लगा हूं। ठीक है, उससे ये होगा कि ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी। मैं इधर लिख देता हूं अप्लाइंग R3 माइनस R2, R3 को माइनस कर देंगे R2 में से, बाकी जो कुछ है वो एज इट इज लिखो। 1 ये उसी तरह, 1 ये b प्लस सी भी उसी तरह, नेक्स्ट a प्लस बी उसी तरह। नेक्स्ट इधर जीरो, यहां पे 1 था और यहां पे c माइनस ए ओवर a माइनस बी। नेक्स्ट R3 माइनस R2 हमने किया तो R3 माइनस R2 करो तो ये जीरो माइनस जीरो जीरो, R3 माइनस R2 1 माइनस 1 जीरो, ये बन गया। अब R3 माइनस R2 तो ये क्या बनेगा बेटा, C माइनस बी ओवर A माइनस सी माइनस C माइनस A ओवर C माइनस A ओवर आपके पास A माइनस बी। अब ये देखो ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। ट्रायंगुलर फॉर्म कैसे बनी है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री जीरो है। तो आपको पता है अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये एज इट इज। और प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन सी एंट्रीज है मैं उनको हाईलाइट करने लगा हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय ये सारी वैल्यू, तो यही वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो ये रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं ना। क्लियर, ये रिजल्ट कुछ आ जाएगा आपके पास c माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस सी माइनस c माइनस ए डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिजल्ट बचेगा वो देख लेना आपके पास क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, इसके एलसीएम लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी ए माइनस सी। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आपके पास इसका आ जाएगा a माइनस सी इंटू ए माइनस बी।
अब a माइनस सी इधर मौजूद है तो c माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी, माइनस सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस सी। क्लियर। अब यहां पे कैंसल क्या क्या हो रहा है जरा देखो, a माइनस सी, ये a माइनस सी और ये a माइनस सी कैंसल, नेक्स्ट a माइनस बी और ये वाला a माइनस बी आपस में क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब जो वैल्यू ऊपर बच गई है ना उनको आपस में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इनटू, मल्टीप्लाई करो c मल्टीप्लाई बाय a सी ए, नेक्स्ट c मल्टीप्लाई बाय बी बी सी लिख लो, b मल्टीप्लाई बाय ए बी और माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, माइनस इस माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे, c मल्टीप्लाई बाय ए सी ए, नेक्स्ट माइनस सी स्क्वायर तो ये प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और माइनस सी ए, ये बच रहा है। अब देखते हैं कोई कैंसिल हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिखते हैं। अब कौन कौन सा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इनको तो इकट्ठा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई कैंसिल हो रहा है, प्लस सी ए माइनस सी ए, ये लो प्लस सी ए, ये माइनस सी ए कैंसिल, जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया वो क्या क्या है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab, और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। उम्मीद है काफ़ी डिटेल से मैंने समझा दिया, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8वां पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th पार्ट है। राइट हैंड साइड पे जरा गौर करें, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड से ना हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। राइट हैंड साइड में ना a प्लस बी प्लस सी प्लस टी है, तो जरा गौर करो अगर रो 1 और रो 2 और रो 3 को आपस में ऐड कर दिया जाए, क्लियर, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टी बनेगा। तो मैं इधर मेंशन करता हूं, अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके पास R1, ये R2 और ये R3 है, ऐसे ही है। अगर इनको ऐड कर दिया जाए, और इसका आइडिया हमें कहां से मिला, राइट हैंड साइड को देख के, तो ये कुछ यूं बनेगा, R1 में जो चेंज आएगा वो क्या बनेगा, मैं अरेंज करके लिखूंगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, क्लियर। अब यहां पे क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, और ये भी यही बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। सिंपल हमने क्या किया, R1 में R2 और R3 को क्या कर दिया ऐड, बाकी R2 R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज लिख लो। अब जरा गौर करो बेटा, कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है रो 1 में से ना आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन निकल रहा है, क्लियर यहां तक। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन फ्रॉम R1 में से क्या निकल आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी कॉमन, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये आ गया कॉमन, और इधर हमारे पास जो रिजल्ट बच गया वो क्या बच गया, यहां पे रह गया 1 1 और 1, यहां पे बी प्लस टी और बी, सी और सी प्लस टी, कोई कंफ्यूजन यहां तक, क्लियर होगी बात। अब ना एक ऑपरेशन आपको सिखाया था, अगर 1 1 1 आपको नजर आ जाए तो आपने पहले को छोड़ देना, बाकियों को जीरो कर लेना, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज्यादा एंट्री जीरो होंगी आपका डिटर्मिनेंट लेना उतना आसान होगा।
अगर 111 आपको कॉलम में नजर आएगा तो ऑपरेशन रो वाइज, अगर रो में नजर आएगा तो ऑपरेशन कॉलम वाइज। अब जरा गौर करो, आपको जो 111 है ना वो रो 1 में नजर आ रहा है, इसका मतलब है ऑपरेशन कॉलम वाइज होगा। तो पहले 1 को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब कॉलम 1 को हम छोड़ देंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो 1 है ना उसको हम 0 कर लेंगे। तो क्या ऑपरेशन करते हैं, अप्लाइंग C2 माइनस C1 कर लेते हैं और C3 माइनस C1 कर लेते हैं। क्लियर, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। जो रिमेनिंग रिजल्ट है वो आपके पास क्या बच रहा है, इधर ये आपके पास जो रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा ना वो है A प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 बी और सी। हाँ जी, हमने क्या किया, C2 माइनस C1 करो, 1 माइनस 1 0, C2 माइनस C1 मतलब B प्लस टी माइनस बी, तो क्या रह जाएगा, मैं इधर लिख ही देता हूँ, B प्लस टी माइनस बी और C माइनस सी, ये क्या आ जाएगा आपके पास 0, ये लो। ठीक है, C3 माइनस C1 तो ये 1 माइनस 1 0, B माइनस बी आ जाएगा और ये रिजल्ट बचेगा C प्लस टी माइनस सी। और जो रिमेनिंग रिजल्ट बचा कैंसिल होने के बाद वो आपके पास क्या है, ये तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस टी इनटू डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या रह जाएगा, 1 बी सी, नेक्स्ट 0, बी कैंसिल हो जाएगा, टी रह जाएगा और सी माइनस सी क्या आ गया 0, नेक्स्ट फिर ये 0, ये भी 0 और सी कैंसिल हो जाएगा और यहां पे रिजल्ट रह जाएगा टी। क्लियर, अच्छा इसमें से ये कैंसिल हो रहा था ना, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ये बी माइनस बी ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, जो बच गया वहां पे मैंने लिख दिया। अब जरा गौर करें, ये कौन सा आपके पास है, ये प्रिंसिपल डायगनल है, ऐसा ही है, ये क्या है, प्रिंसिपल डायगनल। और प्रिंसिपल डायगनल से नीचे या ऊपर अगर आपके पास जितनी भी एंट्रीज हो वो सारी 0 हो तो वो ट्रायंगुलर फॉर्म है। तो आपको पता है अगर ट्रायंगुलर फॉर्म हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, प्रिंसिपल डायगनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कौन कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस टी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो जरा गौर करो, यही आपके पास राइट हैंड साइड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आपने क्लियर करना है। यही आपके पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ना आपके पास राइट हैंड साइड A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आना चाहिए। एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले कहीं पे ना आपको A प्लस बी प्लस सी बन सके। अगर इसमें मैं R1 में R2 और R3 ऐड करूं, ये आपके पास ये R1 है, ऐसे ही है R1, ये आपके पास R2 और ये आपके पास R3 है। क्लियर, हमने राइट हैंड साइड पे क्या बनाना है, A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगर मैं A प्लस बी प्लस सी बना दूं और उसमें से कॉमन ले लूं तो A आपके पास राइट हैंड साइड बनना शुरू हो जाएगी। तो इसमें अगर R1 में R2 और R3 ऐड किया जाए, मैं इधर मेंशन करता हूं अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 में चेंज आएगा तो R1 में हमने R2 और R3 को ऐड करके लिखना है। तो अभी लिखते हैं, देखते हैं ये रिजल्ट बनता है कि नहीं आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा A माइनस बी माइनस सी, R1 में R2 प्लस आपके पास 2B प्लस 2C, नेक्स्ट 2A प्लस बी माइनस सी माइनस ए, नेक्स्ट 2A प्लस 2B प्लस सी माइनस ए माइनस बी। हमने क्या किया, R1 में R2 और R3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। 2B, ये B माइनस सी माइनस ए और ये 2B, नेक्स्ट 2C, ये भी 2C
और सी माइनस ए और माइनस बी। अब देखते हैं R1 में क्या हमें रिजल्ट मिला। जरा गौर करना है आपने इस बात। ये देखें ए आ गया, नेक्स्ट 2b माइनस बी, बी आ गया, और 2c माइनस सी, तो a प्लस बी प्लस सी मिल गया। और आइडिया में कहाँ से मिला था? राइट हैंड साइड को देख के। नेक्स्ट 2a माइनस ए प्लस बी माइनस सी, नेक्स्ट 2a माइनस ए 2b माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ गया? सी। और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2b बी माइनस सी माइनस ए, और ये 2b, नेक्स्ट 2c और c माइनस ए और माइनस बी। अब जरा गौर करें, कॉमन कुछ निकल सकता है रो 1 में से? बिल्कुल निकल सकता है। क्या? a प्लस बी प्लस सी, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। अब ऐसा करने का फायदा क्या होगा? देखो रो 1 में आपको 1 1 नजर आ जाएगा और वही वाला ऑपरेशन करेंगे जो पिछले कई सवालों में हम करते आए हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया? कॉमन। a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास कॉमन आ गया रो 1 में से। और यहां पे रिजल्ट क्या बच गया? 1 1 और 1, और यहां पे 2b, ये b माइनस सी माइनस ए, और ये 2b, नेक्स्ट 2c और c माइनस ए माइनस बी। अब फिर मैं वही जुमले दोहराने लगा हूं। अगर आपके पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 1 नजर आ जाए, पहले 1 को छोड़ देना है, बाकियों को 0 बना लेना है। अगर 1 1 1 रो में होगा तो ऑपरेशन कॉलम वाइज, अगर 1 1 1 कॉलम में होगा तो ऑपरेशन रो वाइज। तो जरा गौर करें, यहां पे जो 1 1 1 है वो रो 1 में है, तो ऑपरेशन हम क्या करेंगे? कॉलम वाइज। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं अप्लाइंग C2 माइनस C1 कर लेते हैं, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 कर लेते हैं। क्लियर? और ये काफी सारे क्वेश्चंस में हम इसको इस तरह सॉल्व कर चुके हैं। तो हिंट बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि अगर 1 1 1 रो में होगा ऑपरेशन कॉलम वाइज, 1 1 1 कॉलम में होगा ऑपरेशन रो वाइज। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो 1 1 1 था वो आपके पास रो 1 में था, तो ऑपरेशन हम कॉलम वाइज इसलिए कर रहे हैं। तो पहला कॉलम छोड़ दिया, 1 2b 2c। हाँ जी, C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1, ये ले मैं कंप्लीट लिख देता हूं, 1 माइनस 1, b माइनस c माइनस ए माइनस 2b, नेक्स्ट 2c माइनस 2c। ओके हो गया। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, 2b, मैं बल्कि इसको भी लिख देता हूं 1 माइनस 1, ताकि आपको 1 माइनस 1, नेक्स्ट 2b माइनस 2b, और C3 माइनस C1 है तो c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, और यहां पे ये आपके पास बच गया। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये 2b कैंसिल, यहां पे ये कैंसिल। मैक्सिमम वैल्यूज जितनी ज्यादा डिटर्मिनेंट में 0 होंगी, डिटर्मिनेंट लेना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया। यहां पे आपके पास आ जाएगा, इधर मैं लिख लेता हूं a प्लस बी प्लस सी इनटू, ये रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है? यहां पे 1, यहां पे 0 और यहां पे फिर 0, यहां पे 2b, यहां पे क्या बच गया? माइनस ए माइनस बी और माइनस सी बच गया। क्लियर होगी बात? और यहां पे फिर 0 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 2c, नेक्स्ट ये 0 आ गया, और यहां पे आपके पास माइनस ए माइनस बी और माइनस सी आ गया। अब जरा गौर करें, क्या ये ट्रायंगुलर फॉर्म है? बिल्कुल ट्रायंगुलर फॉर्म है। आपको पता है अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे या ऊपर सारी एंट्रीज क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसे ही है। तो यहां पे जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ये क्योंकि ट्रायंगुलर फॉर्म बन चुकी है, ये a प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज। क्लियर?
और ये देखें ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म। कैसे भला? ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाला ऐसा ही है ना। इससे नीचे इससे ऊपर सारी एंट्री जीरो है, तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म है। तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा? प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये 1 थोड़ा अजीबो गरीब लिखा गया है, इसको हम यूं कर लेते हैं ना। अच्छा जी, ये आपके पास क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ए माइनस बी माइनस सी इंटू माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। अगर मैं इन दोनों में से, इसमें से माइनस कॉमन लूं और इसमें से भी मैं माइनस कॉमन लूं, ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये मैंने -1 कॉमन लिया पहले, माइनस ए माइनस बी माइनस सी में से अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। फिर नेक्स्ट -1 कॉमन लिया, रिजल्ट क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब बेटा ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये -1 और ये वाला -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, +1। और रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और यही है आपके पास इसकी राइट हैंड साइड। क्लियर? उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 10वां पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपने निशान लगा लेना है। अच्छा जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, उससे ये होगा कि हालांकि क्वेश्चन ये भी उसके बगैर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उससे ये होगा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेके लिखूंगा ना तो सेम पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ना सेम उन जैसा बन जाएगा। क्लियर? तो आपको मैं प्रॉपर्टी इधर मेंशन कर देता हूं। वो प्रॉपर्टी क्या थी, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल किसके होता है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब इसका फायदा क्या होगा, अभी मैं ये लिख के दिखाता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे दिया जाता है। क्लियर? आपने रो को किस में लिख लेना है, कॉलम में लिख लेना है, ऐसा ही है। तो पहली रो को हम लिखते हैं कॉलम में, ये क्या बन जाएगा, y प्लस जेड, नेक्स्ट z प्लस एक्स और नेक्स्ट x प्लस y। क्लियर? उसके बाद अगली x y z और यहां पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि पिछले क्वेश्चंस जैसा बिल्कुल हो जाए। ठीक होगी बात? अब राइट हैंड साइड पे जरा गौर करें, यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बड़े आराम से आप बना सकते हो। अगर कॉलम 1 में ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 है, अगर मैं कॉलम 1 में ऐड कर दूं कॉलम 2, अप्लाइंग कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। क्लियर? तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम 1 में क्या चेंज आएगा, कॉलम 1 बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि आपकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड का स्क्वेयर। कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन क्या निकल सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम C1, ऐसा ही है। टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम किस में से, C1 में से, ऐसे ही है। तो C1 में से जब कॉमन निकालेंगे बेटा तो यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 एक्स एक्स स्क्वेयर, 1 वाई वाई स्क्वेयर और नेक्स्ट 1 जेड और जेड का स्क्वेयर। क्लियर होगी बात?
अब जरा याद करो 111 आ चुका है और 111 कॉलम में है, तो ऑपरेशन क्या होगा, रो वाइज होगा। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग 111 कॉलम 1 में है तो ऑपरेशन रो वाइज, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बचेगा, X प्लस वाई प्लस जेड। हमने क्या ऑपरेशन किया, R2 माइनस R1, तो R1 तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1x और x का स्क्वायर, 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस एक्स और ये y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। नेक्स्ट R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट ये z माइनस एक्स और ये z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब यहां पे ना एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, उसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इनटू ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1x और x का स्क्वायर 0 y माइनस एक्स, इसको ब्रेक करके लिख लो, y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स और 0 z माइनस एक्स और ये z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। क्लियर। अब जरा गौर करें कॉमन क्या क्या निकल सकता है, R2 में से y माइनस एक्स कॉमन निकल सकता है और R3 में से z माइनस एक्स। यहां पे मेंशन करते हैं टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3। क्लियर। तो कॉमन निकालते हैं तो यहां पे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, y माइनस एक्स ये कॉमन आया और साथ z माइनस एक्स कॉमन आ गया। जो रिमेनिंग है उसको हम लिखते हैं, क्या क्या बच रहा है, यहां पे 1, नेक्स्ट x और ये x का स्क्वायर, ये 0, यहां पे 1, y माइनस एक्स कॉमन चला गया, यहां पे y प्लस एक्स रह गया, नेक्स्ट 0, यहां पे 1 और यहां पे z प्लस एक्स। अगर सिर्फ एक 0 मुझे और मिल जाए ना किस जगह पे, यहां पे, तो ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी और ये 0 बनाना कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ R3 माइनस R2 करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अप्लाइंग R3 माइनस R2। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, बाकी सारा उसी तरह 1x एक्स स्क्वेयर 0 1 और y प्लस एक्स। क्लियर। हाँ जी, ऑपरेशन क्या किया, R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, z प्लस एक्स, मैं ये रफ में करने लगूं, क्या लिखा हुआ, R3 माइनस R2 z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, कैंसिल क्या क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, रिजल्ट क्या बच जाएगा, z माइनस वाई। अब बेटा ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, z माइनस वाई। अब आपने देखना है कि राइट हैंड साइड पे इसकी अरेंजमेंट क्या क्या होने वाली है। देखें x प्लस वाई प्लस जेड है, ओके, इसको आप नहीं छेड़ोगे। नेक्स्ट यहां पे देखो, इसमें
आपको y माइनस एक्स नहीं चाहिए, ऐसे ही आपको क्या चाहिए, x माइनस वाई। इसका मतलब है इसको चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद z माइनस एक्स, देखो ये आपकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एज इट इज, इसको आप नहीं छेड़ोगे। अब y माइनस जेड चाहिए, इसमें चेंज लाने की जरूरत है। और इस तरह के क्वेश्चंस में आप पहले स्टेप्स कर चुके हो, तो इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर। इसमें से माइनस मैं कॉमन लेने लगा हूं, y माइनस एक्स में से मैं -1 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। ओके, z माइनस एक्स को हमने नहीं छेड़ना, और इसमें से मैं -1 कॉमन लेने लगूं तो क्या बन जाएगा, y माइनस जेड। अब आपको पता है ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहां पे क्या क्या बचेगा, अरेंज करके लिख लेते हैं, जैसे आपकी राइट हैंड साइड लिखी x माइनस वाई, नेक्स्ट y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो ये है जी आपके पास इसकी राइट हैंड साइड। उम्मीद है इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, थोड़ा सा लेंथी जाएगा। अब जरा गौर करें, 1 1 1 रो में है, मैं इसको ना कॉलम में ले आता हूँ, जरा चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। अब वो कैसे, आपको पता है सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने इस्तेमाल भी की है। उसमें क्या था, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है मैं इसका डिटर्मिनेंट लेके लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही है। हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 1 और 1। पहली रो को पहले कॉलम में लिख लिया। नेक्स्ट रो, ए स्क्वेयर प्लस 1, बी स्क्वेयर प्लस 1 और सी स्क्वेयर प्लस 1। नेक्स्ट, ए क्यूब प्लस ए, बी क्यूब प्लस बी और सी क्यूब प्लस सी। ओके हो गया। अब 1 1 1 कॉलम में आ गया, तो ऑपरेशन आपको पता है रो वाइज होगा, तो हम मेंशन करते हैं अप्लाइंग R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा, पहली रो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 ए स्क्वेयर प्लस 1 और ए क्यूब प्लस ए। क्या चेंज लाया हमने, R2 में और R3 में, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट, बी स्क्वेयर प्लस 1, ये रफ में कर लो बेशक, बी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1, तो रिजल्ट आपके पास बच जाएगा बी का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। और ये रिजल्ट क्या बचेगा, बी का क्यूब प्लस बी और माइनस प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस ए। तो ये कुछ यूं रिजल्ट बचेगा। जब R2 माइनस R1 करेंगे तो बी क्यूब प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0। जब सी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बच जाएगा, सी का स्क्वेयर माइनस ए का स्क्वेयर। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब और माइनस ए। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं और अलजबरा का जो फार्मूला बन रहा है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इधर ही इसको अरेंज करता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 1 0 और ये 0, क्लियर। ए स्क्वेयर प्लस 1 उसी तरह, ए स्क्वेयर प्लस 1 उसी तरह। बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को क्या लिखा जा सकता है, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और इसको सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, क्लियर। और इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा, आप ये वाला तो उसी तरह आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए और यहाँ पे बी का क्यूब
माइनस ए का क्यूब, इसको मैं कंबाइन करके लिखने लगा हूँ, बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब, और फिर बी माइनस, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। नेक्स्ट सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए का क्यूब, और सी माइनस ए को कंबाइन करके लिख लिया। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको हम दोबारा लगा लेते हैं। ओके हो गया। अब ना यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है बी क्यूब माइनस, तो इधर मैं मेंशन कर देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये आपके पास होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस हिसाब से हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्लियर? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब आगे। पहली रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज, और ए क्यूब प्लस ए ये एज इट इज, 0 बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला क्या आएगा? बी माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए बी, और ये वाला बी माइनस ए एज इट इज। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, 0 सी माइनस ए सी प्लस ए, और सी क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या बनेगा? सी माइनस ए सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी ए या ए सी, और प्लस सी माइनस ए, और ये डिटर्मिनेंट हम कर देते हैं क्लोज। क्लियर? अब जरा गौर से देखो, कॉमन R2 में से B माइनस ए कॉमन निकल रहा है, और C माइनस ए R3 में से कॉमन निकल रहा है। तो मेंशन करते हैं टेकिंग कॉमन B माइनस ए C माइनस ए फ्रॉम किस में से? R2 में से, फ्रॉम R2 एंड R3 में से, R2 में से और R3 में से क्या निकल सकता है? कॉमन निकल सकता है। क्लियर? अब रिमेनिंग जो रिजल्ट बचेगा ना उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन आ गया B माइनस ए और C माइनस ए, C माइनस ए, और यहाँ पे जो रिजल्ट आपके पास आगे बच रहा है ना डिटर्मिनेंट के अंदर, वो लिखते हैं हम। क्या क्या बच रहा है? 1 ए स्क्वायर प्लस 1 और ए क्यूब प्लस ए, 0 बी माइनस ए कॉमन, बी प्लस ए, इन दोनों में से भी बी माइनस ए कॉमन निकला। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग रिजल्ट बच गया ना वो आपके पास क्या है? मैंने एक स्टेप शॉर्ट की है, बहरहाल जो रिमेनिंग रिजल्ट बचेगा ना इसमें बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, ये आपके पास रिजल्ट बच रहा है। क्लियर? और सेम इसी तरह 0 सी माइनस ए कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा सी प्लस ए, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस 1, ये रिजल्ट आपके पास बच गया। अब जरा गौर करो, अगर किसी तरीके से ये ना ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए, अब ट्रायंगुलर फॉर्म में ना इधर 0 का होना ज़रूरी है, लेकिन इधर अगर 0 आपने बनाना है ना तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। क्लियर? उधर भी 1 और नीचे भी अगर 1 आ जाए ना तो ये बड़े आराम से ट्रायंगुलर फॉर्म बन सकती है। अब उसको बनाने का हल क्या है? R2 में से मैं B प्लस ए कॉमन ले लेता हूं और R3 में से C प्लस ए, और ये सारा प्रोसीजर एक क्वेश्चन में मैं पहले भी अप्लाई कर चुका हूं। ठीक है? तो मैं लिखता हूं टेकिंग कॉमन B प्लस ए एंड C प्लस ए फ्रॉम R2 एंड R3। ठीक है? हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है? और देखते हैं कि रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या क्या बचता है। यहां पे हमारे पास आ जाएगा B माइनस ए था, क्या क्या था? B माइनस ए और C माइनस ए,
वो तो पहले लिख लेते हैं ना, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये मेरे पास पहले कॉमन था, और फिर मैंने बी प्लस ए कॉमन लिया, बी प्लस ए और साथ सी प्लस ए कॉमन लिया। क्लियर। और जो रिमेनिंग अब डिटर्मिनेंट के अंदर बचा है ना, उसको हम लिखते हैं, वो क्या क्या बच गया, वो हमारे पास बच गया जी 1a² + 1, रो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1a² + 1 और a³ + ए, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रो 2 में से देखें, आपने b + a कॉमन लिया तो पहला एलिमेंट तो 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे b + a मौजूद था, 1 आ गया। और आपको पता है जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो b + a था ही नहीं, तो ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर वो वैल्यू वहां पे नहीं होती तो उसके नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये कुछ रिजल्ट यूं बच जाएगा, b² + a² + ab + 1 डिवाइडेड बाय जो आपने कॉमन लिया b + a। क्लियर। सेम यही प्रोसीजर आपने R3 पे भी अप्लाई करना है। अभी देखते हैं क्या क्या बच जाएगा। 0 है तो ये तो 0 ही रह जाएगा, ऐसा ही है। यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे c + a पड़ा हुआ था, और इसके नीचे ये देखें, यहाँ पे आपके पास c + a नहीं था, तो इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा c² + a², c² + a² + ca + 1 डिवाइडेड बाय c + a। अब देखें मुझे क्या करना था, मुझे इसको ना ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी, और ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए इधर 0 चाहिए। क्लियर। तो ये तो बड़े आराम से अब 0 बन सकता है क्योंकि 1 आ चुका है। और वो कैसे बनेगा, अप्लाइंग R3 - R2, ऐसे ही है। अप्लाइंग R3 - R2। क्लियर। बाकी रिमेनिंग को हम लिखते हैं, वो क्या क्या आपके पास, b - a, c - a, b - a, c - a, c - a, b + a, b + a, c + a। क्लियर। और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या बच जाना है आपके पास, उसको हम लिखते हैं, 1 a² + 1 और a³ + a, ये तो उसी तरह। R2 भी उसी तरह आ जाएगा, 0 1 b² + a² + ab + 1 डिवाइडेड बाय p + a। और ऑपरेशन आपने क्या किया है, R3 - R2 आपने किया है, ऐसा ही है। तो 0 - 0, 1 - ये 0, और ये क्या बनेगा, R3 - R2 किया, तो ये इसको हम लिख लेते हैं, c² + a² + ca + 1 डिवाइडेड बाय c + a माइनस b² + a² + ab + 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, b + a। अब जरा गौर करें, क्या ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन गई है। और आपको पता है अगर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाए तो, और ट्रायंगुलर फॉर्म कैसे बन रही है, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी की सारी एंट्री इसके हैं, 0 है। अगर सारी एंट्री 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ऐसे ही है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा, b - a इंटू c - a, b + a, c + a। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 × 1 कुछ यूं बनेगा, रिजल्ट में ब्रैकेट डाल देता हूं, ये आ जाएगा 1 × 1 × क्या आएगा आपके पास, रिमेनिंग जो रिजल्ट है साथ, c² + a² + ca + 1 डिवाइडेड बाय c + a माइनस b² + a² + ab + 1 डिवाइडेड बाय
बी प्लस ए, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। ओके, और ये इसको भी बंद कर देते हैं, ये ब्रैकेट। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, और ये रिमेनिंग रिजल्ट क्या बचेगा, बी माइनस ए, सी माइनस ए, बी प्लस ए, सी प्लस ए। क्लियर। इसका एलसीएम क्या बनता है उसको हम लिखते हैं, एलसीएम, एलसीएम आपके पास क्या है, सी प्लस ए और बी प्लस ए, ये एलसीएम आ गया। तो सी प्लस ए इधर मौजूद है, तो सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी ए प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस ए। क्लियर। बी प्लस ए या ए प्लस बी अरेंज करके मैं लिख लेता हूँ, ए की बात है, माइनस, और इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, सी प्लस ए जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी प्लस ए इंटू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 1। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये सेम स्टेप्स ना आप पहले भी एक क्वेश्चन में कर चुके हो, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, अब देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है। सी प्लस ए उड़ा दो, सी प्लस ए को इससे कैंसिल कर दो। क्लियर। बी प्लस ए, ये बी प्लस ए, इससे क्या हो गया, कैंसिल। बाकी अब देखो न्यूमरेटर में जो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये जो रिजल्ट बचेगा आपके पास बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या रिजल्ट मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, ब्रैकेट सी स्क्वेयर इंटू ए, तो ए सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर इंटू बी, ये आपके पास क्या बनेगा, सी स्क्वेयर इंटू ए, और ए प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा सी स्क्वेयर इंटू ए आ गया आपके पास, सी स्क्वेयर ए, उसके बाद प्लस सी स्क्वेयर बी। अब ए स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर बी। क्लियर। उसके बाद प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस ए बी सी प्लस ए प्लस बी, ये आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वेयर सी, नेक्स्ट माइनस ए स्क्वेयर सी, माइनस ए बी सी और माइनस सी, और माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर बी और माइनस ए, ये आपने क्या कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है। अब कैंसिल करते हैं इसमें से, ज़रा इसको आपने गौर से देखना है, प्लस ए, ये माइनस ए क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए क्यूब कहीं पे है आपके पास, ये प्लस ए क्यूब कैंसिल हो गया। क्लियर। उसके बाद ये प्लस ए और ये आपके पास माइनस ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सी है आपके पास प्लस बी माइनस ए बी सी, ये प्लस ए बी सी है, और ये माइनस ए बी सी, ये कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा ए स्क्वेयर बी, ए सी स्क्वेयर आप पहले देख लो, ए सी स्क्वेयर नहीं है, सी स्क्वेयर बी, सी स्क्वेयर बी भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ए स्क्वेयर बी आप चेक करो, ये भी नहीं है। सी ए स्क्वेयर, ये सी ए स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है आपके पास, सी ए स्क्वेयर और सी ए स्क्वेयर। नेक्स्ट प्लस बी, वो नहीं कैंसिल हो रहा, माइनस बी स्क्वेयर सी, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, और माइनस सी, ये भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। अब जो जो बच रहा था वो मैं यहाँ पे अब लिखने लगा हूँ थोड़ा अरेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है ना, वो क्या है, बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब जो जो वैल्यूज बच गई हैं उसको मैं अरेंज करके लिखने लगा हूं, ए सी स्क्वेयर, ये आपके पास ए, ये ए सी स्क्वेयर, नेक्स्ट माइनस ए बी स्क्वेयर, इनको मैं इकट्ठा लिखने लगा हूं, माइनस ए बी स्क्वेयर। उसके बाद बी सी स्क्वेयर, आपके पास बी सी स्क्वेयर, ये है आपके पास बी सी स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर,
और माइनस बी स्क्वायर सी, ये आपके पास पड़ा हुआ, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी। और नेक्स्ट आपके पास क्या क्या बच रहा है, बी बच रहा है, बी माइनस सी आपके पास बच रहा है। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक वैल्यू और भी कैंसिल हो रही थी, उस पर हमारी नज़र नहीं पड़ी, ये देखें ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया ना वो हमने लिख लिया यहाँ पे। क्लियर यहां तक? अब फर्दर इस पे वर्किंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन निकलता है इसमें से। बी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन क्या निकल रहा है? अगर मैं ए कॉमन निकालूं, ए कॉमन, तो रिजल्ट आ रहा है सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगले दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? अगर मैं बी सी कॉमन निकालूं, क्या बच रहा है? बी सी, तो सी माइनस बी बच रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है? ये बी माइनस सी बेचारा अकेला ही रह गया। क्लियर यहां तक? अब एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, यहां पे आपके पास सी स्क्वायर माइनस, आपके पास क्या है? बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस ए, सी माइनस ए। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं, अब बी सी इंटू, अब ये बी माइनस सी है, इसको मुझे ना बी माइनस सी भी बनाना है, ठीक है। और इसमें से तो आपके पास सी प्लस बी और सी माइनस, इसमें से भी हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले इसको तोड़ के लिख लेते हैं। क्या बनेगा? सी माइनस बी, सी प्लस बी, क्लियर, प्लस बी सी, सी माइनस बी और बी माइनस सी। अब अगर राइट हैंड साइड पे देखो ना, राइट हैंड साइड में आपके पास ना बी माइनस सी लिखा हुआ है। अब यहां पे तो बी माइनस सी ओके, लेकिन यहां पे क्या है? सी माइनस बी है, यहां पे भी सी माइनस, इन दोनों में से ना मैं माइनस कॉमन लेता हूं ताकि साइन चेंज हो, बी माइनस सी बने। तो ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए, सी माइनस ए, क्लियर। और अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाला जाए, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा ए, और ये सी माइनस बी क्या बन जाएगा? बी माइनस सी। और ये बी प्लस सी लिखो या सी प्लस बी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा बी माइनस सी, और ये तो बी माइनस सी पहले ही था एज इट इज। क्लियर? अब देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, यहां पे भी बी माइनस सी है, यहां पे भी बी माइनस सी, और इसमें भी बी माइनस सी है, ठीक है। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन ये बी माइनस ए, सी माइनस ए और बी माइनस सी क्या आ गया? कॉमन। जो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास बच गया है ना, वो रिमेनिंग रिजल्ट कुछ यूं है, बी माइनस सी कॉमन निकल गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए सी माइनस ए बी, बी माइनस सी कॉमन माइनस बी सी, और यहां पे प्लस 1। अब इसमें से अगर कॉमन निकाला जाए, इसमें से अगर क्या निकाला जाए? कॉमन निकाला जाए, तो ये क्या बनेगा? एक तो यहां पे हमें बी माइनस ए नहीं चाहिए, पहला काम। यहां पे हमें ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो। ये मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया ए माइनस बी। सी माइनस ए ओके है, ये उसी फॉर्म में है। बी माइनस सी को मैं पहले लिख लेता हूं, क्लियर। और ये सी माइनस ए, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो तो, और तरतीब से लिखो तो क्या बच जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस 1। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो रिमेनिंग रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? आपकी राइट हैंड साइड। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इधर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस 1। क्लियर? उम्मीद है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था लेकिन उम्मीद है आपको इसका एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा।
क्लियर? आप एक दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इसका 12th पार्ट है। 12th पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। अच्छा, इससे पहले ना जो आप क्वेश्चंस करते थे आपको यहाँ पे ना 1 नज़र आता था, ऐसा ही है। आप पहले 1 को छोड़ देते थे और बाकियों को हम कोशिश करते थे कि उनको ज़ीरो कर लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी ज़्यादा एंट्री ज़ीरो होंगी आपका डिटर्मिनेंट लेना उतना ही आसान होगा। अब यहाँ पे ना पहली रो में ना जो पहला एलिमेंट है ये 1 प्लस ए लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना 1 बना लूँ ताकि हमारे लिए इन चीज़ों को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अगर मैं चेंज कर दूं रो 1 और रो 3 को आपस में क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। ठीक है, रो 1 को और रो 3 को मैं इंटरचेंज करने लगूं सिर्फ यहां पे 1 लाने के लिए, 1 प्लस ए की जगह पे। आप कॉलम 1 और कॉलम 3 को भी इंटरचेंज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाइंग R13, तो इसका क्या मतलब है कि आप R1 को और R3 को आपस में इंटरचेंज करने लगे हो। और आपको पता है प्रॉपर्टी एक पढ़ाई थी, अगर 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो बाहर क्या आता है, -1 आता है। क्लियर? और जितनी दफा आप इंटरचेंज करते हो उतनी दफा डिटर्मिनेंट के बाहर -1 आएगा। तो यहां पे रो 1 की जगह रो 3 आ जाएगी, 1 1 1 प्लस सी। रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 1 प्लस बी और 1। और रो 1 इधर आ जाएगी, रो 3 की जगह पे 1 प्लस ए 1 और यहां पे 1 आ गया आपके पास। क्लियर? सिर्फ पहली रो में पहले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए मैंने रो 1 और रो 3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो जाए, 0। मैं एक तो इसको 0 बनाने की पहले कोशिश करता हूं और इसको भी। ठीक है, इसको मैं 2 स्टेप्स में करूंगा ताकि आपको आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब मैं ऑपरेशन करने लगूं अप्लाइंग, और ये काफी सारे क्वेश्चंस में ये हम कर चुके हैं। अप्लाइंग R2 माइनस R1 ये कर लेते हैं, और साथ R3 माइनस में R1 करने लगूं। ठीक है, देखते हैं आपके डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है। -1 साथ उसी तरह ही आएगा। डिटर्मिनेंट रो 1 एज इट इज 1 1 1 प्लस सी। R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट 1 प्लस बी माइनस 1, ये बी रह जाएगा यहां पे आपके पास। और 1 माइनस 1 माइनस सी, तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस सी आपके पास रह जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या ऑपरेशन किया, R3 माइनस R1, तो 1 प्लस ए माइनस 1, तो यहां पे रिजल्ट आपके पास रह जाएगा ए। अब इस ए को भी हमने 0 बनाना, लेकिन वो अगले स्टेप में मैं करूंगा। ठीक है, और 1 माइनस 1 यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, 0। और नेक्स्ट 1 माइनस 1 माइनस सी, यहां पे माइनस सी आ गया। क्लियर? अगर हम इसको 0 बना लें, अगर हम इसको 0 बनाएं, क्लियर, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आपके पास ना ये प्रिंसिपल डायगोनल बने और उससे नीचे सारी एंट्रीज क्या हो जाए, 0। तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या हो सकता है, अप्लाइंग ये जो ए है कौन सी रो में है, R3 में है, तो R3 लिखना है। जिसको 0 बनाना है वो प्लस ए है, तो आप लिखोगे माइनस ए। और एग्जैक्ट इस एलिमेंट से ऊपर देखो किस रो में 1 है, R1 में है, तो ये ऑपरेशन होगा R3 माइनस ए R1। पूरी R3 पे ये ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है। ये -1 उसी तरह, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, वो आपने एज इट इज 1 1 1 प्लस सी, 0 बी और माइनस सी। अब जरा गौर करना, ये आपके लिए ना मैं रफ साइड में ना डिटेल से लिखता हूं। ऑपरेशन हमने क्या किया, R3 माइनस ए R1। जरा गौर करें, R3 की वैल्यू कितनी है, ए, इसमें मैं पुट करने लगा हूं ए माइनस ए, और R1 की इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, तो यहां पे 1 आया, तो ए माइनस ए यहां पे क्या आ जाएगा, 0। यही ऑपरेशन पूरी R3 पे होना है। क्लियर होगी बात? तो आपके पास क्या बनेगा, ऑपरेशन क्या करना था, R3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 माइनस ए, और 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 माइनस ए, यहां पे माइनस ए आ गया। क्लियर? नेक्स्ट
अगला एलिमेंट क्या है, -3 -c -a R1 की वैल्यू कितनी है 1 + c। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, -c -a और -ac। ये रिजल्ट आपके पास बच रहा है, -c -a और -ac। अब ना अगर आपने प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे तमाम एंट्रीज को जीरो करना है तो इसका मतलब है इस एंट्री को जीरो होना चाहिए, ऐसा ही है। इसको जीरो करने का आसान हल पता है क्या यहां पे आपने क्या बना लेना है, 1 बना लेना है। यहां पे आपने क्या बनाना है, 1। अब ना इस b को 1 अगर आपने बनाना है ना, तो अगर मैं -a की जगह पे 1 बना लूं तो मेरे लिए जीरो करना आसान होगा। और ये हम बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं। तो मैं इधर डिटेल लिखता हूं, टेकिंग कॉमन b एंड -a। यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -a कॉमन ले लें। आप नहीं -a कॉमन लेना चाहते, कोई इशू नहीं है, क्लियर। तो आप अगर सिर्फ a कॉमन लेना चाहते हो तो और इसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। टेकिंग b एंड a कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। और ये काफी सारे क्वेश्चंस में हम ऐसा कर चुके हैं, जब हमने जीरो बनाना होता है तो अगर यहाँ पे 1 1 आ जाए तो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। अब डिटर्मिनेंट के बाहर क्या क्या आ जाएगा, एक तो -1 आ रहा है, -1 आएगा। एक आपके पास क्या आ जाएगा, b, और जो आपने R2 में से कॉमन लिया और एक a। तो डिटर्मिनेंट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज बचेंगी वो हम लिखते हैं 1 1 1 + c। रो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। b आपने कॉमन लिया ये, और यहां पे क्या रह जाएगा, -c/b। आपको पता है जब कॉमन लेते हैं और वो एलिमेंट उधर मौजूद ना हो तो उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 0, यहां पे -1, क्लियर। और ये क्या बन जाएगा, -c -a -ac डिवाइडेड बाय, आपने a कॉमन निकाला था रो 3 में से तो इधर नहीं था तो उसके नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब जरा गौर करें, देखो इसको जीरो करना कितना आसान हो गया आपके लिए। सिंपल आपने क्या कर देना है, इसको R2 में क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम ऑपरेशन क्या करने लगे, अप्लाइंग R3 + R3 और R2 को आपस में क्या कर देना है, ऐड। और डिटर्मिनेंट के बाहर आपके पास क्या क्या आया हुआ है, ये बच गया था -1 इंटू b इंटू a, ये एज इट इज। और ऑपरेशन क्या किया हमने, R3 में R2 को ऐड करना है, 1 1 1 + c। नेक्स्ट 0 1 -c/b और रो 3 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, इसको R2 में ऐड करो तो 0 + 0 0, -1 + 1 ये भी 0। और इन दोनों को हम ऐड करके लिख लेते हैं, तो ये R3 + R2 आपके पास क्या बन जाएगा, -c -a -ac डिवाइडेड बाय a और -c/b आपके पास ये बच गया। अब जरा गौर करें, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, -1 b a और ब्रैकेट के अंदर। अब जरा गौर करना है, ये आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट के अंदर देखो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जितनी एंट्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके पास, -c -a -ac डिवाइडेड बाय a -c/b। अब आपने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और देखना आपके पास राइट हैंड साइड बन गई। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में जिनमें हो सकता है पॉसिबल बनाया कि आपके लिए ना ऑपरेशंस एक जैसे रखूं, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, और ये रिजल्ट -a भी बन गया, ये आपके पास -a भी आ गया, इनटू इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा,
ये इसका एलसीएम आ गया आपके पास ए बी। अब ए इधर है तो बी जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर सबके साथ, माइनस बी सी माइनस ए बी और माइनस ए बी सी, माइनस बी है तो इधर क्या आ जाएगा ए सी। क्लियर। और ये ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं क्लोज। अब देखें कोई कैंसिल हो रहा है, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये देखें प्लस ए बी और ये ए बी ये कैंसिल। अब ना जो माइनस का साइन है ये जाके अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का साइन सबके साइन क्या कर देगा चेंज, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं, ए बी बी सी सी ए और साथ क्या आ जाएगा प्लस ए बी सी विच इज राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं इसके 13 पार्ट पे। 13 पार्ट है, इसमें राइट हैंड साइड आपके पास किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो जरा गौर करें, एक आपको ट्रिक समझाई थी, अगर आपको 1 1 1 नजर आ जाए तो पहले को छोड़ के बाकियों को क्या कर लेना जीरो, और 1 1 1 अगर रो में होगा तो ऑपरेशन कॉलम वाइज, और अगर 1 1 1 कॉलम में होगा तो ऑपरेशन आपने रो वाइज। तो जरा गौर करें, इस क्वेश्चन में 1 1 1 कॉलम में लिखा हुआ तो हम ऑपरेशन रो वाइज करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे जीरो बना लेंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे जीरो बना लेंगे। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन होगा, अप्लाइंग R2 माइनस R1, अप्लाइंग R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। और ये काफी सारे क्वेश्चंस में आप सेम यही ऑपरेशन कर चुके हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, पहली रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 ए स्क्वेयर माइनस बी सी, R2 माइनस R1 करो, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट बी माइनस ए, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी सी। नेक्स्ट R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए और ये सी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो R3 माइनस R1 है, तो R1 का एलिमेंट आपके पास क्या है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए स्क्वेयर माइनस बी सी, तो माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी सी। ये रिजल्ट आपके पास बच गया। क्लियर। तो थोड़ी सी इस पे मजीद वर्किंग करेंगे, ये आसान सा क्वेश्चन है, जरा अरेंज करते हैं। ठीक है, क्या क्या अरेंज हो सकता है, अगर इसको मैं यूं लिख लूं तो मैं इसी के आगे लिखने लगूं इधर 1 ए और ए स्क्वेयर माइनस बी सी, ये उसी तरह ए स्क्वेयर माइनस बी सी 0 बी माइनस ए। यहां पे देखो मैं अरेंज करके लिखने लगूं, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को मैं इकट्ठा लिखने लगूं, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस सी ए। नेक्स्ट 0, क्योंकि अलजबरा का एक फार्मूला बन जाएगा, और ये सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और प्लस बी सी माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए बी, और ये डिटर्मिनेंट हम क्या कर देते हैं क्लोज। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म की। ठीक है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे जो अलजबरा का फार्मूला बन रहा है वो क्या है, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 1 ए स्क्वेयर माइनस बी सी 0 बी माइनस ए, इसको तोड़ के लिखा जा सकता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए प्लस, अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, सी कॉमन निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए। क्लियर, यहां तक ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है जो इस पे अप्लाई किया गया। नेक्स्ट 0 सी माइनस ए, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को सी माइनस ए सी प्लस ए। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, बी कॉमन निकल सकता है, बी कॉमन आ गया, और पीछे रिजल्ट क्या बच गया, सी माइनस ए। अब ना कॉमन निकल सकता है R2 में से बी माइनस ए कॉमन निकल सकता है, और R3 में से सी माइनस ए। तो टेकिंग कॉमन बी माइनस ए एंड सी माइनस ए,
फ्रॉम किस किस में से, R2 में से एंड R3। इनको कॉमन निकालते हैं तो रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, R2 में से B माइनस ए निकल आया, R3 में से C माइनस ए कॉमन निकल आया। अब जो रिजल्ट आपके पास बच रहा है उसको हम लिखते हैं 1a स्क्वायर माइनस BC, 0 1, B माइनस ए तो कॉमन चला गया, क्या बच रहा है आपके पास B प्लस ए और प्लस C बच गया। क्लियर। और रो 3 में 0 1 और यहां पे C माइनस ए तो कॉमन चला गया, एक स्टेप इसमें से मैंने शॉर्ट किया है, बिल्कुल बेसिक सही है इसमें। तो पीछे क्या बच रहा है, C प्लस ए प्लस B। जरा गौर करें, आपने R2 और R3 को जरा गौर से देखना है। R2 और R3 क्या हो गई हैं, आइडेंटिकल हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। कैसे भला, मैं इसको भी थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ लग सके। ये आपके पास B माइनस ए था डिटर्मिनेंट से बाहर और C माइनस ए था। क्लियर। और डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज को अरेंज करते हैं जरा, 1a स्क्वायर माइनस BC, 0 1 और इसको तरतीब से लिख लेते हैं a प्लस B प्लस C, 0 1 और इसको भी a प्लस B प्लस C। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों बोला, क्योंकि R2 और R3 जो है आइडेंटिकल हो चुके हैं। R2 और R3 मैं अगर मेंशन कर देता हूं, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी कि अगर दो रोज या दो कॉलम आपस में क्या हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, 0 के। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, B माइनस ए इंटू C माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 0। क्यों, रीजन क्या है, R2 और R3 एक जैसे हो चुके हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शॉर्ट के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 14 पार्ट है, इसको आपने मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए। ठीक है, इसकी जो राइट हैंड साइड है ना, वहां पे आपको क्या चाहिए, एक 0 लेके आना है। क्लियर। लेकिन साथ इसके ना कुछ डेटा गिवन है, कहता है 2b आपके पास किसकी इक्वल है, a प्लस C के। एक काम करते हैं, इसमें से या तो आप C की वैल्यू निकाल लो तो यहां पे पुट कर लेना, क्लियर होगी बात, नहीं तो आप A की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर लेना। दोनों तरीकों से सॉल्व हो सकता है। B की वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि वो फ्रैक्शन में चली जाएगी, तो हम वो रिस्क नहीं लेते, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे ही है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ना मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये क्या बनेगा, 2b माइनस C इज इक्वल टू A। आप C की भी निकाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, और यहां पे ना मैं वैल्यू जो है पुट करने लगा हूं A की। A आपको जहां पे नजर आ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर लो। तो ये 2x प्लस 3 एज इट इज, नेक्स्ट x प्लस 2 और x प्लस A की वैल्यू कितनी है, 2b माइनस C आ गया। क्लियर। बाकी कहीं पे आपको ए नजर नहीं आ रहा तो बाकियों को एज इट इज लिख लो, 2x प्लस 5, नेक्स्ट x प्लस 3, x प्लस b, 2x प्लस 7, x प्लस 4 और x प्लस C एज इट इज। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आया अभी। क्लियर। अब राइट हैंड साइड हमने क्या बनानी है, 0 लेके आनी है। अगर मैं R1 माइनस R2 करूं और R3 माइनस R2 करूं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है, जरा गौर करना है। अप्लाइंग R1 माइनस R2। अब आप सोच रहे होंगे सर चले पहले तो जो क्वेश्चन थे उनमें 1 1 होता था तो हमारे जहन में आ जाता था। अब देखो R1 माइनस R2 करूं ना मैं, 3 माइनस 5 माइनस 2, और R3 माइनस R2 करूं, यहां पे भी आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर। अभी इस बात पे गौर करना है जरा, R1 माइनस R2 और मैं करने लगा हूं R3 माइनस R2। ये दो ऑपरेशंस, R1 में चेंज आएगा और R3 में चेंज आएगा। इसका फायदा क्या होगा,
इधर देखना है बेटा, जरा करो R1 माइनस R2, 2x+3 माइनस 2x-5, तो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे -2 बचेगा। नेक्स्ट x+2 माइनस x-3, तो 2 - 3 -1 आपके पास आ जाएगा। ये आप रफ में कर सकते हो। और ये क्या बनेगा, R1 माइनस R2 करने लगे ना, तो ये वो तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा था। R1 का एलिमेंट क्या है, 2x+2b माइनस सी माइनस x माइनस बी, तो रिजल्ट क्या बच जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसल, 2b माइनस बी, b माइनस सी आपके पास बच जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, b माइनस सी। R2 एज इट इज, R2 को हम चेंज नहीं करते, तो वो एज इट इज 2x+5, नेक्स्ट x+3 और इधर x+b एज इट इज। और ये ऑपरेशन क्या था, R3 माइनस R2 करो जरा, तो 2x+7 माइनस 2x-5, तो रिजल्ट आपके पास 2। क्लियर। x+4 माइनस x-3, रिजल्ट आपके पास 1। और x+c, ये क्या बनेगा, इसको हम साइड पे चेक कर लेते हैं ना, x+c माइनस x माइनस b, x कैंसल, रिजल्ट आपके पास बच गया c माइनस, आपके पास क्या बच गया, b, c माइनस b आपके पास रिजल्ट आ गया। अब जरा R1 और R3 पे गौर करो, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है, ऐसा ही है। तो इसी वजह से हमने ये किया था। तो अब अप्लाइंग, अगर मैं R1 प्लस R2 कर दूं, सॉरी R3 कर दूं, तो पहली रो के सारे एलिमेंट्स देखना आपके पास जीरो हो जाएंगे। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम की अगर सारी एंट्री जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट आपके पास किसकी इक्वल आता है, जीरो की इक्वल आता है। तो ये देखो, R1 प्लस R3 -2 प्लस 2, जवाब क्या आ गया, 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो, -1 प्लस 1, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, अब जो आपके पास b माइनस सी, ये देखें, b माइनस सी प्लस सी माइनस बी, ये भी सारा क्या हो गया, 0। बाकी किसी रो में कोई चेंज नहीं आएगा। 2x+5, x+3, x+b, 2, 1 और c माइनस बी। अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर लिया हुआ है तो आप इसको देख के बता सकते हो कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 0। क्यों, प्रॉपर्टी क्या थी, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्री 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, 0 की इक्वल आता है। और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। क्लियर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। आइए चलते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है, ये वाहिद क्वेश्चन है ऐसा है जिसकी आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइडें सॉल्व करनी पड़नी है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हो तो ओमेगा आपके पास नहीं आएगा। तो लेफ्ट को हम सॉल्व करेंगे, राइट साइड पे जो ओमेगा लिखा हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करके ओमेगा को खत्म करेंगे, ठीक है। अब ना लेफ्ट हैंड साइड को देख के आप एक दफा तो ब्लैंक हो जाओगे, आपको आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखो ना तो यहाँ पे आपको a+b+c लिखा हुआ नजर आएगा। तो पहला तो हिंट आपको मिल गया। अगर मैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में ऐड करूं तो कॉलम 1 में a+b+c आ जाएगा, जिसको हम कॉमन ले लेंगे और वहां पे 1 1 1 आ जाएगा। आप रो वाइज भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऑपरेशन इस पे पहला करने लगे हैं, अप्लाइंग C1। अब यही रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 भी कर सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है कॉलम 1 में चेंज आएगा तो कॉलम 1 जो है ना आपके पास क्या बन जाएगा, a+b+c, ये भी a+b+c और a+b+c। नेक्स्ट b+a+c और c+b+a। अब देखो आपको ना हिंट मिल गया था, ऐसा ही है राइट हैंड साइड को देख के, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन a+b+c फ्रॉम C1, ऐसा ही है।
C1 में से क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी, ये हमने कॉमन निकाल लिया। और रिमेनिंग जो रिजल्ट बचा ना वो आपके पास क्या है, और ये जो रिजल्ट आपके पास बच रहा है ना, ये आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देख चुके हो। ये 1 1 1 1 A B 1 C और A, क्लियर यहां तक। अब फिर वो ट्रिक याद है आपको, अगर 1 1 1 नजर आ जाए, 1 1 1 आपको नजर आ जाए और वो 1 1 1 कॉलम में, तो ऑपरेशन हम क्या करेंगे, रो वाइज। तो यहां पे हम लिखते हैं अप्लाइंग R2 माइनस R1, अप्लाइंग R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो ये जो रिजल्ट आपके पास बच जाएगा वो कुछ यूं होगा, डिटर्मिनेंट के बाहर तो A प्लस बी प्लस सी एज इट इज, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 B C, 1 माइनस 1 0, देन A माइनस बी और B माइनस सी। हमने R2 माइनस R1 किया, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, C माइनस बी और A माइनस सी, क्लियर। अब हम दोबारा उसी की तरफ जाते हैं कि अगर यहां पे ये जीरो बन जाए, बात समझिएगा, मैंने कोशिश की है हर क्वेश्चन में इसी तरह अप्लाई करूं जिसमें ये चीज अप्लाई हो सकती है। इधर अगर जीरो बन जाए ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री जीरो हो जाएंगी, ऐसे ही है। तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसको जीरो बनाने के लिए आपके लिए आसान क्या होगा कि पहले ये 1 बन जाए, ये 1 बन जाए और इसके नीचे C माइनस बी भी 1 बन जाए, तो हमारे लिए क्या होगा, जीरो बनाना इसको आसान हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, क्या ऑपरेशन किया करते थे, हम कॉमन ले लेते हैं, R2 में से A माइनस बी कॉमन ले लेते हैं और R3 में से C माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे मेंशन करता हूं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन A माइनस बी एंड C माइनस बी फ्रॉम R2 एंड R3, R2 में से और R3 में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि 1 1 बन जाए और आखिरी जो रो है उसका सेकंड एलिमेंट है उसको जीरो बना लें, तो प्रिंसिपल डायगोनल में फिर जितनी एंट्रीज होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्लियर। तो अब हमने कॉमन लिया, ये A प्लस बी प्लस सी तो यहां पे पहले पड़ा हुआ था, ऐसा ही है। A माइनस बी कॉमन लिया R2 में से और C माइनस बी कॉमन लिया है हमने R3 में से, क्लियर। और यहां पे आपके पास क्या क्या बच गया, इसको हम लिखते हैं, यहां पे रह गया 1 B और C। नेक्स्ट कॉमन लिया R2 में से, तो A माइनस बी कॉमन लिया तो यहां पे 1 आ गया। अब R2 में से जब हमने A माइनस बी कॉमन लिया तो B माइनस सी के साथ A माइनस बी था ही नहीं, तो क्या समझाया हुआ है मैंने कि उसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये A माइनस बी आ गया, क्लियर। सेम इसी तरह रो 3 में से C माइनस बी कॉमन, तो जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे 1 और इधर A माइनस सी के नीचे क्या आ जाएगा, C माइनस बी। और काफी सारे क्वेश्चन में ये हम अप्लाई कर चुके हैं, ओके हो गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, अगर ये जीरो बन जाए, अगर ये जीरो बन जाए तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो इसको जीरो बनाना आपको इतना बड़ा इशू नहीं रहा। क्या ऑपरेशन होगा, अप्लाइंग R3 माइनस R2, सिंपल R3 में से R2 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो रिजल्ट ये जो पहले डिटर्मिनेंट के बाहर लिखे हुए हैं इनको एज इट इज लिखते हैं, A प्लस बी प्लस सी इंटू A माइनस बी इंटू C माइनस बी, ब्रैकेट, और सॉरी ब्रैकेट नहीं, डिटर्मिनेंट 1BC, उसी तरह 1BC। नेक्स्ट 0 1, ये एज इट इज B माइनस सी ओवर A माइनस बी, और ये R3 माइनस
R1 किया, ठीक है ना, R3 माइनस सॉरी R2, 0 माइनस 0, यहां पे भी 0, और ये क्या बच जाएगा, A माइनस सी ओवर C माइनस बी माइनस B माइनस सी ओवर A माइनस बी। ये हमने क्या ऑपरेशन किया, R3 माइनस R2। क्लियर। अब जरा गौर करो, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री जीरो है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारी एंट्री जीरो तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो A प्लस बी प्लस सी इंटू A माइनस बी C माइनस बी। प्रिंसिपल डायगोनल में अब क्या क्या एंट्रीज पड़ी हुई हैं आपके पास, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जरा गौर करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, ए माइनस सी ओवर C माइनस बी माइनस B माइनस सी ओवर A माइनस बी। क्लियर यहां तक। अब सिंपल आपने बेसिक मैथ इस पे अप्लाई करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो जाएगी। A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, नेक्स्ट C माइनस बी। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम आपके पास बन जाएगा C माइनस बी, A माइनस बी, C माइनस बी है तो A माइनस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, A माइनस बी, और B माइनस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, C माइनस बी। और रिमेनिंग आपके पास जो रिजल्ट बच गया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। वो आपके पास क्या बच गया, कैंसल इसमें क्या क्या हुआ, जरा गौर करें। यहां पे C माइनस बी कैंसल, C माइनस बी कैंसल, इधर से C माइनस बी कैंसल, A माइनस बी, और इधर से A माइनस बी कैंसल। अब बाकी जो रिमेनिंग है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। A प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाई करो, A स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर और माइनस बी सी। अब इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, पहले तो अरेंज करते हैं ना, जो जो अरेंज हो सकता है। ये आपके पास A प्लस बी प्लस सी इंटू A का स्क्वेयर ये आ जाएगा, प्लस देन B का स्क्वेयर और C का स्क्वेयर, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं, ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी क्या हो गए, कैंसिल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपके पास, ओके। जो बच गया ना उसको अरेंज करके लिखते हैं, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। जरा गौर करो, ये रिजल्ट तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन में। ये किसकी इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ABC। अब ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं जरा ना हाईलाइट करने लगा हूं, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, क्योंकि हमने जब राइट हैंड साइड को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। ये वाहिद क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइडें सॉल्व करनी पड़नी है। तो आइए चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके सेम यही वाला आंसर लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड हमने लिख ली है। अब A प्लस बी प्लस सी, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि हमने मेन काम है ओमेगा को खत्म करना है। A प्लस बी प्लस सी, ये तो एज इट इज आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, A मल्टीप्लाई बाय A स्क्वेयर प्लस ए बी ओमेगा का स्क्वेयर और ए सी ओमेगा। नेक्स्ट बारी आ जाएगी बी ए ओमेगा और फिर बी स्क्वेयर ओमेगा का क्यूब और बी सी ओमेगा का स्क्वेयर, ठीक होगी बात। नेक्स्ट अब सी ओमेगा स्क्वेयर की बारी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा सी ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी बी या बी सी कुछ भी लिख लो, सी बी ओमेगा की पावर 4
और नेक्स्ट प्लस सी स्क्वायर ओमेगा का क्यूब आपके पास आ गया। क्लियर। अच्छा, एक रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है? मैं इधर मेंशन कर देता हूं, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है? 1 के। ओमेगा क्यूब की आपके पास वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा अरेंज करता हूं। ये देखें बनना शुरू हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे मैं अरेंज करूंगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हम पहले ढूंढ लेते हैं। क्लियर होगी बात। यहां पे आपके पास क्या आ गया? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्यों बोला? ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है? 1 के। ये ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है? 1 के। अब पहले मैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को लिखने लगा हूं। ठीक होगी बात। अब हम इसको करते हैं अरेंज। ये आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ब्रैकेट इधर देखना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब हमें ना आगे बनाना है ए बी, बी सी और सी ए। हम पहले ए बी वाले ढूंढते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये इसके अंदर ए बी आ रहा है और इसके अंदर ए बी आ रहा है। ओके हो गया। इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं और इनमें से ए बी को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से बात भी नहीं समझ। ए बी के बाद बी सी वाले ढूंढते हैं। क्लियर। बी सी वाले कौन कौन से हैं? एक बी सी वाला ये पड़ा है, एक बी सी वाला ये पड़ा है, ऐसा ही है। क्लियर होगी बात। इनमें से कॉमन हम निकाल लेते हैं बी सी। बी सी कॉमन आ गया और यहां पे क्या क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। क्लियर। अब इसके बाद सी ए वाले हम करते हैं जी कंबाइन। ओके हो गया। सी ए किधर पड़ा हुआ है? ये है, इसके अंदर है और इसके अंदर है। सी ए कॉमन ले लेते हैं। सी ए कॉमन, अंदर क्या बच गया? ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। उम्मीद है ये जो पेयरिंग करके मैंने कॉमन लिया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है, वो भी मैं साथ मेंशन करने लगा हूं इधर। मैं इधर ही लिख देता हूं। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैट्रिक में एक टॉपिक था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वहां पे आपने ना ये रिजल्ट प्रूफ किया था। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? 0 के। तो अगर इसमें से मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो रिजल्ट क्या निकलेगा? -1। तो जहां जहां पे मुझे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नजर आएगा मैं वहां पे पुट करने लगा हूं -1। तो ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है? -1 आ गया इधर। प्लस बी सी, जरा गौर करना है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 इसकी तो वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पता है ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। प्लस सी ए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के। ये मैं ऊपर आपको लिख के दे दिया है रिजल्ट। ओके हो गया। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या बच रहा है इसके साथ? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी। ये उसी तरह भी मैं लिख रहा हूं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ये जो ओमेगा क्यूब है मैं ऊपर बता के आया हूं, ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है? 1 के। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यहां पे क्या बच जाएगा? ओमेगा। और प्लस सी ए मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस सी ए। क्लियर। और ये रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आपको पता है -1 के बराबर है। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया है ये क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, ये आपके पास बी सी था, इसको मैंने ना गलती से लिख दिया है बी ए। इसको मिटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? बी सी और ये। अच्छा, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। जरा गौर करें ये रिजल्ट किसकी इक्वल है बेटा? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब
प्लस सी का क्यूब माइनस 3ABC। तो अभी तो आप ये इसको प्रूव करके आए हो लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने राइट हैंड साइड को भी जब सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट सेम वही आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है बेटा, तो ये था हमारा इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि, क्योंकि एक नया टॉपिक था, ताकि अब आपकी अच्छी ग्रिप बन जाए। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, इससे अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।